नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टिक्की की बात में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की। ये पहला मौका है जब रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या सज धज कर तैयार है। सरयू के घाट पर करीब 28 लाख दिए बिछाए गए हैं, क्योंकि इस बार सबसे भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी है, जो नया इतिहास बनाएगी। इसके साथ ही बात करेंगे बुजुर्गों के लिए शुरू की गई आयुष्मान कार्ड योजना की। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने बुजुर्गों को ये सौगात दी है और इसके साथ ही मेरठ में पीएम मोदी ने 100 बेड के ईएसआई अस्पताल का भूमि पूजन भी किया है। इसके अलावा बात करेंगे यूपी उपचुनाव की। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वैसे तो बीजेपी एसपी में टक्कर मानी जाती रही है, लेकिन मायावती ने ऐसा सोशल इंजीनियरिंग सेट किया है जिससे दोनों दलों का सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। रामनगरी अयोध्या में कल यानी दीपोत्सव पर जो इतिहास रचा जाएगा, 2 तरीके का इतिहास होगा। पहला, 25 लाख दिए जलाकर अवध विश्वविद्यालय अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास करेगा। दूसरा, 1100 वैदिक विद्वान नारी शक्ति के साथ सरयू की महाआरती करेंगे और दोनों रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किए जाएंगे। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ इस कार्यक्रम में के साक्षी दुनिया भर के लोग होंगे। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ ही देश विदेश के श्रद्धालु भी लाइव टेलीकास्ट के जरिए अयोध्या के दीपोत्सव को देख सकेंगे। खास बात यह है कि इस बार का दीपोत्सव अन्य साल की अपेक्षा बेहद खास है, क्योंकि पहली बार हो रहा है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। और ऐसे में इस दीपोत्सव को लेकर अयोध्या को कैसे सजाया गया है, क्या क्या खास कार्यक्रम है, देखिए दीपोत्सव से पहले अयोध्या की हर तस्वीर। प्रभु राम की नगरी, दिव्य धाम अयोध्या, जहां के कण-कण में राम विराजते हैं। आज दिव्य अयोध्या भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है। वैसे तो हर बार यहां दीपोत्सव भव्य होता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है, क्योंकि ये पहला मौका है जब रामलला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। इस साल 25 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। सीएम योगी ने अपील की है कि दीपोत्सव पर हर घर में दिए जलाए जाएं। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के बाद, रामलला के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन भी है और मैं आपका भी आह्वान करूंगा, अयोध्या के दीप के साथ आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। भगवान राम के आगमन पर आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। अयोध्या दीपोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, हर जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। जितने भी चौराहे हैं, हर जगह दिव्यता की झलक देखने को मिल रही है। कलकत्ता से लगभग 1000 कुंटल फूल आए हैं। नगर निगम अयोध्या फूलों से रामनगरी को सजा रहा है। आराध्य के भव्य मंदिर में विराजमान होने का यह उत्सव 8वें दीपोत्सव में एक महोत्सव के रूप में दिख रहा है और ये फूल जो हैं वो अपने आराध्य के स्वागत में रामनगरी की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस बार खास ये है कि राम आ चुके हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोगों का उत्साह चरम पर है।
30,000 वॉलंटियर दिए बिछा चुके हैं। सरयू की रौनक इस वक्त देखते ही बन रही है। साधु संत कह रहे हैं कि अकल्पनीय काम मोदी योगी की वजह से हो पाया। निश्चित रूप से त्रेताकालीन अयोध्या को कलयुग में जो स्थापित करने का काम किया गया है, यह अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। भूतो न भविष्यति, ऐसा न कोई सोचा था, ऐसा न कोई कल्पना किया था, ऐसा न किसी के दिल में विश्वास था। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अयोध्या को सजाया है, सवारा है, निखारा है, विश्व के पटल पर स्थापित करने का काम। दरस परस मंजन अरुपाना हरि पाप कहा वेद पुराना। आप बड़े भाग्यशाली हैं और आपके ऊपर और सभी देशवासियों के ऊपर रामलला की विशेष कृपा है और योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में न भूतो न भविष्यति, और योगी जैसा अगर मुख्यमंत्री हर प्रांत में हो जाए तो वास्तव में रामराज आ जाएगा। अभी तो हमारा मंदिर निर्माणाधीन है। जिस दिन मंदिर का शिखर बनकर तैयार हुआ, उस पर विजय पताका फहराई गई, उस दिन भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज अयोध्या ही नहीं, हमारा देश बदल रहा है और ये बदल रहा है सिर्फ अयोध्या की देन है। अयोध्या में जब दिया जलते हैं तो कुछ सेकुलर टाइप के लोगों के दिल भी जलते हैं। उनकी मानसिकता भी अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। रस्सी जल जाने के बाद ऐठन नहीं गई है। अयोध्या जब से राम मंदिर का निर्माण के बाद लगातार इकोनॉमी आकाश छू रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव पर निकलने वाली झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी। साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए 18 झांकियां तैयार की गई हैं, जो रामायण की अलग अलग कथाओं का चित्रण करेंगी। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एंड उत्तर कांड, तो ये सारे कांड को मिलाकर हर कांड की एक झांकी है जो पूरे कांड को डिपिक्ट करेगी। और ये जो झांकियां हैं, झांकियों के साथ इनमें आप देखेंगे लाइव आर्टिस्ट होंगे और ये सभी जो ट्रेंड आर्टिस्ट इन सभी झांकियों में रहेंगे और ये सारी की सारी झांकियां लाइव रहेंगी। ये यहाँ से साकेत महाविद्यालय से ये रामकथा पार्क तक ये जाएंगी, ये सारी की सारी झांकियां। दीपोत्सव पर अयोध्या में सुरक्षा बेहद पुख्ता है। जिले को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर हर इंतजाम किए गए हैं। हमारे द्वारा रैफ की 2 कंपनीज, पीएसी की 9 कंपनीज और अतिरिक्त पुलिस बल को मिलाकर के एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इन सभी की जो ड्यूटीज होंगी वो सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त जो हमारी भीड़ नियंत्रण है उसकी ड्यूटी रहेगी, यातायात की ड्यूटी रहेगी, रिवराइन सिक्योरिटी के लिए हमारी जल पुलिस की तैनाती है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कंपनीज तैनात है। तो कुल मिलाकर के कोशिश है कि जो भी लोग दीपोत्सव देखने के लिए आए वह सुगमता से अपने स्थान तक पहुंच जाए और अच्छा उनका एक अनुभव रहे। अयोध्या का ये 8वां दीपोत्सव बेहद ही भव्य होने वाला है। दियों से भगवान राम के आने का स्वागत तो होगा ही, साथ ही साथ रंग बिरंगी लाइट्स का खास शो लोगों के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र होने वाला है। सरयू नदी के तट पर बसा शहर है ये अयोध्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास के पन्नों में इसे साकेत के नाम से भी जाना जाता रहा है। और अब की बार अयोध्या में न सिर्फ दीपोत्सव होने जा रहा है, बल्कि अयोध्या अपनी एक अलग पहचान के लिए भी इस बार अपनी एक छाप छोड़ेगा। इस बार अयोध्या के सरयू तट पर महाआरती होगी और इस महाआरती में सबसे खास बात यह है कि मेरे पीछे आप जो मंच अभी देखेंगे, ये मंच पे 1100 वेदाचार्य यहाँ पर महाआरती कराएंगे, जिसके साक्षी तमाम अयोध्या वासी भी रहेंगे और साथ ही साथ जो वीवीआईपी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो भी इसके साक्षी बनेंगे। सरयू का यह आरती स्थल कई जोनों में बांटा गया है और बाकायदा यहाँ पर एक मंच तैयार किया गया है और इसी मंच के सामने से जब महाआरती का आयोजन होगा तो उस पल के सभी लोग साक्षी बनेंगे। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। महाआरती के लिए अलग अलग जगहों से 1100 वेदाचार्य यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, बुलाए गए हैं, जो कि यहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के समय पर महाआरती करेंगे, जो कि अपने आप में एक दिव्य और अलौकिक नजारा देखने लायक होगा। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18, सरयू घाट, अयोध्या। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया है। इस योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब तक इस स्कीम में कमजोर आय वर्ग के परिवारों को ही शामिल किया गया था, लेकिन अब इस योजना का लाभ हर वर्ग और हर उम्र के लोगों को मिल सकेगा।
और इसी के अलावा पीएम मोदी ने मेरठ को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने मेरठ में बनने वाले 100 बेड के ईएसआई अस्पताल का वर्चुअली भूमि पूजन किया। इस दौरान मेरठ में मौजूद सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास रोज नए आयाम को छू रहा है। अब 70 साल से अधिक आयु वाले देश के सभी बुजुर्गों का आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज हो सकेगा। इसके तहत उन्हें हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल पाएगा। दिल्ली में आयुष्मान योजना के नए चरण की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली से पहले देश के बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। पीएम मोदी की इस स्कीम से देश के करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब तक इस स्कीम में कमजोर आय वर्ग के परिवारों को ही शामिल किया गया था। अब इस योजना का लाभ हर वर्ग और हर उम्र के लोगों को मिल सकेगा। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड के साथ ही पीएम मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों को कई सौगातें दी, जिसमें मेरठ के ईएसआई अस्पताल का भूमि पूजन भी पीएम मोदी ने वर्चुअली किया। इस दौरान मौजूद सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज यहाँ के विकास की ही कड़ी को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से मेरठ में श्रम विभाग के माध्यम से एक नए योजना यहां के राज्य बीमा कर्मचारियों के लिए एसआईसी हॉस्पिटल 100 बेडेड आधुनिक सुविधा से युक्त एक हॉस्पिटल जो 150 करोड़ रुपए की लागत का है, ये प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास होने जा रहा है। मेरठवासी इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। यहां पर राज्य बीमा से जुड़े हुए सभी कार्मिक इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। मेरठ में 148 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 100 बेड के इस अस्पताल से मेरठ और आसपास के जिलों के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों और उनके परिवार को फायदा होगा। उम्मीद है कि मेरठ के कंकरखेड़ा में बनने वाला ये ईएसआई अस्पताल 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नौ सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन मायावती इस जंग को और दिलचस्प बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 सीटों पर बीएसपी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग सेट किया, तो 3 सीट पर समाजवादी पार्टी को मैदान से बाहर करने की रणनीति मायावती ने तैयार की है।
ये माना जा रहा है कि उपचुनाव बीएसपी के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है और इसमें अपनी ताकत दिखाने के लिए बीएसपी पूरा जोर लगा रही है। और यही वजह है कि मायावती ने प्रत्याशियों का ऐसा जातीय समीकरण सेट किया है जो एसपी और बीजेपी दोनों को खतरे में डाल सके। इस उपचुनाव में भी मायावती लोकसभा चुनाव की ही रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने उसी के आधार पर 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बीएसपी के कई प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। अब अहम ये है कि उपचुनाव में 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के हिंदुत्व को झटका दे सकती है। बीएसपी के कई प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में एक बार फिर से बसपा उसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में दिखने वाली है। मायावती ने 4 सीटों पर सवर्ण को टिकट दिया है, जिनमें से 2 ब्राह्मण, 1 राजपूत और 1 वैश्य है। कानपुर की सीसामऊ सीट से वीरेंद्र शुक्ला को उतारा है। मझवा से दीपक तिवारी को टिकट दिया। फूलपुर से जितेंद्र सिंह को उतारा। गाजियाबाद सदर से परमानंद गर्ग पर बीएसपी ने दांव खेला है। इन चारों सीटों पर बीएसपी ने जिस सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है उससे बीजेपी को नुकसान होने की बात कही जा रही है, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी का भी सोशल इंजीनियरिंग कुछ इसी तरह का है। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले उपचुनाव में जनता पूर्ण समर्थन देगी और सभी 9 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। बसपा कोई रणनीति बनाए, गठबंधन इंडिया गठबंधन कोई रणनीति बनाए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो सर्वोपरि रहेगा, वो जनता के प्यार से ऊपर रहेगा और जनता के सहयोग से पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और समर्थित दलों को मिलेगा। इसके अलावा बीएसपी ने मैनपुरी की करहल सीट से शाह के उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो एक ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ने इस सीट से यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव है उसमें 2 पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, एक बीजेपी और उसके एलाइज और समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के एलाइज इंडिया के घटक दल। इसमें बसपा का कोई रोल नहीं है, या जो और भी राजनीतिक दल कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उनका कोई महत्व नहीं है और खेल बिगाड़ने की बात का तो कोई बिल्कुल महत्व नहीं। 3 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार सपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, जिसमें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से लेकर मुजफ्फरपुर की मीरापुर सीट शामिल है, जहां बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है और कटेहरी में उसने कांग्रेस से आए कुर्मी समाज के अमित वर्मा पर भरोसा जताया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेताओं का ये कहना था कि पार्टी अपने रिसोर्सेज को किसी बड़े चुनाव के लिए ही रोक कर रखना चाहती है और उपचुनाव में उनका वेस्ट नहीं होने देना चाहती। लेकिन इस बार जिस गंभीरता से बसपा ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव लड़ रही है, उससे ये साफ है कि अपने तेज़ी से गिरते हुए जनाधार को रोकने के लिए पार्टी वो सब कुछ करेगी जिसके बारे में इसके पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। लोकसभा चुनाव में बीएसपी 0 पर सिमट गई थी और बीएसपी का वोट शेयर भी सिंगल डिजिट में था। अब जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से कोई भी सीट बसपा के पास नहीं थी, इसलिए पार्टी के पास गंवाने जैसा कुछ भी नहीं है। बीएसपी की ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उसके लिए ये सीटें प्रतिष्ठा का सवाल हो, लेकिन मायावती के लिए ये जीत की नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ने के साथ ही बीएसपी एनडीए और इंडिया के उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। केदारनाथ चुनाव जीतने का भले ही कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन केदारनाथ और गढ़वाल में कांग्रेस की राहें बहुत कठिन है। एक तो विधायक कम, ऊपर से हिंदू मुस्लिम का माहौल कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है ये पूरा का पूरा माहौल। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। – 2017 में गढ़वाल लोकसभा की एकमात्र सीट थी केदारनाथ, जहां से कांग्रेस विधायक जीते और 2022 में ये बद्रीनाथ के साथ हुआ। वहीं हरिद्वार को छोड़ बाकी गढ़वाल की बात करें तो 30 विधानसभा में से कांग्रेस के सिर्फ 3 विधायक हैं, जबकि कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में 20 में से 6 विधायक हैं। मतलब ये कि कुमाऊं के मुकाबले गढ़वाल में कांग्रेस की पॉलिटिकल पोजीशनिंग कमजोर है।
तो हल्द्वानी नैनीताल शहर छोड़ दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम का माहौल भी गढ़वाल में गर्म है। ऐसे में पहले केदारनाथ और फिर 2027 के लिए क्या कांग्रेस अपनी पोजीशन बेहतर कर पाएगी? पौड़ी गढ़वाल सीट से कांग्रेस को उम्मीदवार रहे सीनियर नेता गणेश गोदियाल ऐसा नहीं मानते। पांचों सीटों में जिस सीट से सबसे कम अंतर से चुनाव हारे हों, उस सीट पर एक विधानसभा क्षेत्र या उस इलाके के लिए ये कहना कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी एक बवंडर बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश, आपका मत हो सकता है कि वो इस तरह की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश उनकी सफल नहीं हुई। कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो गढ़वाल से ज्यादा विधायकों का जीत कराना जरूरी होगा। वहीं 2027 से पहले जहां एक तरफ केदारनाथ है तो दूसरी तरफ उत्तरकाशी में मस्जिद और चमोली में मुस्लिम समुदाय का विरोध है। बीजेपी दोनों बातों के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानती है। बीजेपी की माने अगर घर घर बात पहुंचाने में कामयाब रहे तो 2027 में गढ़वाल कुमाऊं से सफाया होगा। डिजास्ट्रस है उनकी पॉलिसी डिजास्ट्रस है। और मैं तो कहूंगा यदि हम अपनी बात को घर घर तक समझाने में और पहुंचाने में सफल हुए तो 27 में कांग्रेस को यहां खाता खोलने के लाले पड़ जाने चाहिए। देहरादून हरिद्वार की सीटों को छोड़ दिया जाए तो गढ़वाल की विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोट ना के बराबर है, लेकिन बदले माहौल में हिंदू मुस्लिम फैक्टर कितना असर करता है और कांग्रेस के लिए 2027 में चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी, गढ़वाल में इसकी एक झलक केदारनाथ में दिख सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।